हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें प्लांट किंगडम पढ़ना क्यों पड़ता है। तो सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर हम प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, प्लांट्स को जानेंगे, प्लांट्स के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होगी, तो हम इनको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे इनको हम यूज़ करके और अपना काम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्लांट्स के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और चीज़ें समझ लेते हैं जो कि आगे हमें काम आएंगी। तो सबसे पहले आइसोगैमस, जो कि अभी हमने प्रोटिस्टा में भी पढ़ा था और अभी हमें ये एल्गी में भी काम आएगा। तो आइसोगैमस क्या होता है? अगर दो गैमीट हैं और वो दोनों ही गैमीट सेम साइज के हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी भी एक जैसी है, मतलब दिखने में भी सिमिलर है और साइज भी सिमिलर है। ठीक है, तो वो आइसोगैमस कंडीशन होगी। अब आइसोगैमस कंडीशन में ये दोनों गैमीट या तो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला होगा इनके पास, और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, देन देखो सेकंड केस देखते हैं। तो ये केस था आइसोगैमस का। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। तो इसमें दोनों ही जो गैमीट हैं वो दिखने में तो एक जैसे हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, बट साइज में डिफरेंट है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एनाइसोगैमस कहेंगे, और इसमें कोई भी मेल और कोई भी फीमेल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला फीमेल होगा या बड़ा वाला मेल होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कोई भी हो सकता है। फिर देखो, अब ऊगैमस कंडीशन आता है। ऊगैमस में क्या होता है? जो फीमेल गैमीट होता है वो बिगर होता है, साइज में लार्जर होता है, और वो नॉन मोटाइल होता है, यानी एक जगह पे रहेगा, और जो मेल गैमीट है वो आकर के इसको फर्टिलाइज करेगा। तो मेल गैमीट छोटा होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी ऊगैमस। तो ये तीनों ही अलग अलग कंडीशन है। तो हम देखते हैं प्लांट्स और थैलस में डिफरेंस। तो देखो, प्लांट जो है उसकी रूट है, स्टेम है, लीफ है। ठीक है, बट ये जो थैलस है उसमें कहीं पे भी हमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो थैलस ऐसी प्लांट होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। कुछ जो थैलस होते हैं वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाते हैं और रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन ये ट्रू लीफ वगैरह नहीं होती हैं, इसीलिए अभी भी ये थैलस ही हैं। इनका ट्रू डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, बस इन्होंने एक तरह से मिमिक्री की है उसकी, मतलब उसके जैसा बनने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से बन नहीं पाए प्लांट की तरफ। तो ये थैलस था। देन हमारा, तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकते हैं प्लांट्स में। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन हमें इजी हो जाए पढ़ने में इसलिए हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू होता है, यानी अगर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट का हम फ्रेगमेंट कर दें और उसको सॉइल में जा कर के रख दें तो वो एक नया प्लांट में जर्मिनेट कर जाएगा, यही उसका कंसेप्ट है। तो ये मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया था, इसका एग्जांपल होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, देन अब हम आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक प्लांट है, प्लांट ने ए सेक्सुअल स्पोर लगाए हुए हैं, मतलब ए सेक्सुअल स्पोर उसमें जर्मिनेट हुआ है। अब ये प्लांट में से जो ए सेक्सुअल स्पोर है वो ज़मीन में गिरता है, और जैसे ही वो गिरेगा तो वो 5 प्लांट्स बना लेगा जितने स्पोर्स थे। ठीक है, तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि बिना रिप्रोडक्शन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमीट फॉर्मेशन के ही इसमें स्पोर बन जाता है, एसेक्सुअल स्पोर, और वो जब सॉइल में गिरता है तो नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, अब देखो, ये दूसरा जो टाइप है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ये प्लांट है, एक ये दूसरा प्लांट है। एक प्लांट के पास मेल गैमीट है, एक प्लांट के पास फीमेल गैमीट है, और दोनों ही गैमीट मिल करके जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट के दो सीन हो सकते हैं, या तो ये जाइगोट मियोसिस करके और सेक्सुअल स्पोर बनाएगा जैसा कि फंजाई और एल्गी में होता है, फिर ये जो सेक्सुअल स्पोर है ये न्यू प्लांट बनाएंगे। ठीक है, या फिर ये दूसरी चीज कर सकता है कि ये जाइगोट फर्दर डेवलप हो करके एम्ब्रियो बनाए और एम्ब्रियो से एक स्पोरोफाइट बनाए, फिर इस स्पोरोफाइट की अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कहानी हो जाती है। जैसे ब्रायोफाइट में ये फर्दर डिवाइड होते हैं, जो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी।
तो ये इस टाइप का सीन होता है। अब देखो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही दो अलग अलग प्लांट हो। एक प्लांट के अंदर भी दो फ्लावर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। मान लो एक प्लांट के अंदर एक मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तो भी हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो माइटोसिस और मियोसिस देख लेते हैं। तो जो ये माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होगा, गैमेटिक सेल्स में नहीं होगा। तो जो माइटोसिस होता है, मान लो उसकी प्लॉइडी 2n है, ठीक है। 2n क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे सारे ही सेल्स की प्लॉइडी 2n होती है। अब जब ये इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो ये एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और दोनों की प्लॉइडी 2n होगी, यानी ये सिस्टर सेल्स बना लेती है। देन हम लोग मियोसिस पढ़ते हैं, तो मियोसिस में क्या होता है, इस एक जो 2n वाली प्लॉइडी जो 2n प्लॉइड जो सेल थी, वो आगे चल के चार सेल्स बनाएगी जिसकी प्लॉइडी होगी n, यानी कि हैप्लॉइड होंगे वो चारों के चारों। जो न्यू फॉर्म्ड सेल हैं वो हैप्लॉइड होंगे, यानी ये गैमीट फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया है बेसिक चीज़ें। इसके बारे में माइटोसिस मियोसिस हम फर्दर सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी प्लांट के बारे में, ठीक है, कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब पूरे प्लांट किंगडम के अंदर हमने इनको सब क्लासेस में, सब फाइलम्स में कैसे डिवाइड किया, ठीक है। तो सबसे पहले जिन्होंने इनको डिवाइड किया वो थे अरिस्टोटल, ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि इन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया था, ठीक। देन इनके बाद आते हैं थ्रियोफ्रेस्टस। थ्रियोफ्रेस्टस ने क्या बोला कि ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स इन चार फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन दोनों के थ्रियोफ्रेस्टस के बारे में इस चैप्टर में कहीं पे भी नहीं दिया है, बट अरिस्टोटल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में गिवन था, जो मैंने आपको बता दिया था। अब देखो जिनके बारे में यहाँ पे गिवन है वो है लिनियस के बारे में। तो लिनियस ने क्या किया था, थ्रियोफ्रेस्टस के बाद लिनियस ने इनका क्लासिफिकेशन किया और क्या कहा कि इन्होंने एक कैरेक्टर लिया जो कि स्टेमन का कैरेक्टर था, मॉर्फोलॉजिकल एक दो कैरेक्टर्स लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स के बेसिस में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और जो कैरेक्टर इन्होंने लिया था वो था स्टेमन का कैरेक्टर, मतलब स्टेमन की मॉर्फोलॉजी के बेस को देख करके और इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो क्या हुआ, इनके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला गया। तो देखो कुछ टाइम बाद इनके इस क्लासिफिकेशन पे ना लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को कम महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि देखो क्या होता है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इजीली, मतलब हार्श हैबिटेट और इन सब चीज़ों के चलते अफेक्टेड हो जाते हैं, बट जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी टाइम तक अफेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वो क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा जो कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। तो ये लिनियस का ये जो, और प्लस ये भी कि इन्होंने सिर्फ कुछ ही एक या दो ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया। तो बहुत सारे जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स थे वो भी अलग क्लासेस में चले गए, अलग फाइलम में चले गए, इसलिए भी इनका जो क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। तो देखो इनके बाद जो आते हैं वो थे बेंथम एंड हुकर। अब इन्होंने क्या किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। ये देखो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो रुको मुझे स्लाइड चेंज कर देने दो। तो देखो बेंथम थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और उसमें क्या किया, इन्होंने पूरी ही मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया, और मॉर्फोलॉजी के साथ साथ बहुत सी और चीज़ों को कंसीडर किया, मतलब पूरे प्लांट की मॉर्फोलॉजी
प्लस अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री प्लांट्स की केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट कब, वैसे अभी ज़्यादातर इस चीज़ से क्वेश्चन आया नहीं है बट बन सकता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री कि बेंथम और हुकर का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किन किन चीज़ों के बेसिस पे था। तो ये देखो, ये है ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी सही क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन इससे भी अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। वैसे तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आइकलर ने डेवलप किया था, बट इनका नाम इसमें दिया नहीं हुआ, इसीलिए मैं भी आपको ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। तो देखो फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम था उसमें क्या था कि एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ ज़्यादा सही रहेगी और एडवांस्ड हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब प्लांट्स के एंसेस्टर्स के बारे में जानने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कैसे अडाप्ट किया, किस टाइप से, किस प्लांट से के ये डेरिवेटिव हैं, या पहले ये कैसे थे अब ये कैसे हैं, और इनसे रिलेटेड और कौन कौन से प्लांट्स हैं। हम बहुत सारी स्टडीज इस बेसिस पे कर सकते हैं। तो देखो, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, नेचुरल वाले से भी ज़्यादा। देन एक आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वाला। अब इसमें क्या, हर कैरेक्टर को नंबर दिया गया, मतलब 100 ऑफ कैरेक्टर लेकर के सबको कंपेयर करके और उस बेसिस पे सारे प्लांट को क्लासिफाई करके आपके सामने ये रखता है, ठीक है। और इसमें हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कोड और नंबर। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ना, इसको हम लोग फेनेटिक टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, और ये एक बार 2011 में मणिपाल के क्वेश्चन पेपर में आया था। देन देखो आगे आता है साइटो टेक्सोनॉमी। अब ये साइटो टेक्सोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे भी वर्ड साइटो आएगा मतलब वो सेल के लिए बोला जा रहा है। तो प्लांट्स की सेल के बेसिस में, सेल के ऑर्गेनल्स के बेसिस में, साइटोलॉजी के बेसिस पे अलग अलग, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, कैसा उनका ऑर्गेनल है, इन सबको कंपेयर करके और फिर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। एंड ऐसा ही एक आता है केमोटैक्सोनॉमी, जो कि केमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि ये डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स, जो भी प्लांट्स के अंदर केमिकल्स हैं उनको पढ़ करके, उनकी स्टडी करके और क्लासिफिकेशन जो भी टैक्सोनॉमी होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आएंगे एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमें एल्गी पढ़ना है। तो देखो एल्गी क्या होती हैं, ये एक थैलोइड, इनकी बॉडी थैलोइड होगी, ऑटोट्रॉफिक होंगे, लार्जली एक्वेटिक होंगे, ठीक है। तो ये थैलोइड है इसीलिए इनके ग्रुप को थैलोफाइटा भी बोलते हैं। देन इनके साइज और शेप, इन सब में काफ़ी वेरिएशन मिल सकता है। वॉल्वॉक्स है इनकी, वॉल्वॉक्स इनकी कॉलोनियल फॉर्म है। देन फिलामेंटस है, एलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ठीक है। और कुछ कुछ काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, मैसिव बॉडी हो सकती है, जो कि जिसका एग्जांपल कैल्प होगा, ठीक है। देन देखो इसमें जो बाकी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। तो देखो ये चीज़ याद रखने के लिए है कि इनका जो आइसोगैमस का एग्जांपल है, ठीक है, अगर आइसोगैमस और फ्लैजिलेटेड होगा यानी मूव करने वाला होगा तो वो अलोथ्रिक्स होगा, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, स्पाइरोगायरा होगा, ठीक है। और एन आइसोगैमस का एग्जांपल यूडोरिना है यहाँ पे, और ऊगैमस का एग्जांपल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस है। एल्गी का क्या है यहाँ पे कि ये 50% जो हमारा CO2 फिक्सेशन होता है ना वो अकेले एल्गी ही कर लेती हैं। मतलब 50%, सोचो तो कितना बड़ा नंबर है, उतना फोटोसिंथेसिस करके उतनी ऑक्सीजन हमें यही प्रोवाइड कर देती हैं। तो हाफ ऑफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
अब देखो ये अगर फोटोसिंथेसिस कर रही हैं तो जहाँ पे भी ये होंगी वहाँ पे ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होगा, यानी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी क्योंकि CO2 लेंगी और ऑक्सीजन बाहर देंगी। देन क्या होता है, देखो इनमें से बहुत सारी जो एल्गी होती हैं ना, वो प्रोड्यूसर का काम करती हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करती हैं फूड चेन में। अगर आप ये एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ोगे इकोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि जो एल्गी होती हैं, प्लैंक्टन्स भी उनको कई बार हम बोलते हैं या फिर एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इनकी बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं वो एडिबल होती हैं, यानी 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी जो है वो एडिबल है। इनमें से कुछ कुछ के नाम भी यहाँ पे गिवन है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम, ठीक है, ये उनमें से हैं जो कि एडिबल हैं, और इनके जैसी 70 और भी हैं, यानी ये उन 70 में से ही हैं। तो 70 तरह की मेराइन एल्गी जो होती हैं वो एडिबल होती हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है कि ये जो एल्गी हैं इनके, ये लोग कुछ ऐसे हाइड्रोकोलॉइड मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वो मटेरियल होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखते हैं। तो अगर ये हाइड्रोकोलॉइड ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करेगी तो उस केस में इसे एल्गिन बोलेंगे, और अगर रेड एल्गी प्रोड्यूस करेगी तो उस केस में हम इसे कैराजीन बोलेंगे। और इनका कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें गिवन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कैराजीन है ये कैप्सूल्स बनाने के काम आता है, जो हमारी मेडिसिन होती हैं उसके कैप्सूल्स बनाने के काम आता है, और एल्गिन का भी इसी टाइप का यूज़ होता है बहुत सारा, ठीक है। अब देखो एक और कमर्शियल प्रोडक्ट है अगार, और इससे आप कोई भी ईयर का नीट का पेपर देखोगे तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये याद रखना कि ये अगार जो है वो जेलीज बनाने में काम आता है, इसको अगार अगार भी बोलते हैं। जेली जो आप आइसक्रीम और जेली गम्स, गमी बियर्स जो आते हैं वो सब जो भी आप खाते हो उनमें ये चीज़ यूज़ रहती है। तो ये रेड एल्गी से मिलता है हमें, और इसका नाम कौन सी रेड एल्गी से मिलता है, जेलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया, ठीक है। अब देखो एक और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एल्गी का नाम आया है क्लोरेला। अब ये जो क्लोरेला है ना, वो वैसे तो हम इसे एल्गी में पढ़ते हैं बट ये रियल में जो है प्रोटिस्टा है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है, और यूकैरियोटिक है। तो ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट है जो कि स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं अपने साथ लेके जाते हैं। अब देखो जो स्पेस में जाएगा वो पूरा बोरी भर के अनाज तो लेके जा नहीं सकता है ना, इसीलिए वो ऐसी कुछ चीज़ें लेके जाते हैं जो लो लो मॉलिक्यूलर मास की हो, और थोड़ा सा भी खाने में उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रोटीन मिल जाए, तो वो अपने साथ क्लोरेला या फिर स्पाइरुलिना लेके जाते हैं। तो देखो ये क्लोरेला क्या है, स्पेस ट्रेवलर्स के लिए फूड सप्लीमेंट है। और क्लोरेला के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैल्विन थे उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लोरेला पे ही किया था, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। जो कैल्विन साइकिल उन्होंने दिया हुआ है वो क्लोरेला पे ही उन्होंने स्टडी करके दिया था, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे सब क्लासेस पढ़ेंगे एल्गी की, जो कि हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। और इनको किस बेसिस में डिवाइड किया गया है, इनको पिगमेंट के बेसिस में डिवाइड किया है कि जिस, तो सबसे पहले आता है क्लोरोफाइसी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रीन होगा थोड़ा सा, क्लोरो, ठीक है, मतलब इनमें क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट है मतलब ये ग्रीन है कलर में ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो ग्रीन एल्गी के बारे में जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। तो ये प्लांट बॉडी इसकी कैसी होगी, ये सब तो हमें नॉर्मल चीज़ें हैं, हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये ग्रीन ग्रास कलर की होंगी, ठीक है। तो ये ग्रास ग्रीन कलर की होंगी, ये ग्रास ग्रीन कलर की होंगी। और क्यों होंगी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट है, डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अब देखो क्लोरोफिल ए और बी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और याद करो तो ये यूग्लिना में भी प्रेजेंट था, ठीक है। और क्लोरोफिल ए बस साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट था। फिर देखो
द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये कई सारे शेप और साइज में मिल सकता है। जैसे कि इनका क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट के शेप का हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है। मतलब देखो ये मान लो एक रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इस टाइप से इनकी कहानी होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही मान लो। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आप 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो काफ़ी सारे शेप्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से शेप हैं। बस ये याद रखना कि हाँ इनका क्लोरोप्लास्ट कई सारे शेप्स में प्रेजेंट होगा, ठीक। देन इसके बाद क्या होता है कि अब देखो इनमें ना कुछ स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती हैं। अब स्टोरेज बॉडी क्या है, ये कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करके रखेंगी, जैसे फूड हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कुछ भी स्टोर करके रख सकती हैं ये। तो ग्रीन एल्गी में जो भी स्टोरेज बॉडी है वो कैसी हैं, वो कुछ इस टाइप की होती हैं। ये बाहर स्टार्च और अंदर ऐसे ऐसे प्रोटीन रहता है। और इनको हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स, ठीक है। ये देखो पायरोनाइट्स हैं, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी अंदर प्रोटीन होगा और बाहर स्टार्च होगा, ठीक है। देन इसमें कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के भी फॉर्म में अपना फूड स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। देन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट पायरोनॉइड्स ज़रूर याद रखना। देन देखो क्या होता है, ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसकी आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है और इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। तो ये देखो आउटर लेयर पेक्टोज की बनी हुई है और इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई है। देन इसमें ये सारी आगे रिप्रोडक्शन की बात कही गई है। तो इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस कोई भी रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है। और वेजिटेटिव और एसेक्सुअल भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर इसमें एसेक्सुअल होगा तो जूस्पोर से होगा, ठीक है। ये जूस्पोर्स लिखे हुए हैं। इनफैक्ट सारी ही एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से ही होगा। देन इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, एलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ठीक है, अल्वा, क्लेडोफोरा, ये सब भी हैं। देन देखो क्लेडोफोरा एक एल्गी है जो मतलब इसमें तो नहीं गिवन है, बट फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आप देखोगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम इसी क्लेडोफोरा में ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें मिला था। तो इसका भी नाम याद रखना, ये भी एक ग्रीन एल्गी है। बाकी इनके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक मैंने अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। देन देखो अब हम आते हैं फियोफाइसी में, जो कि है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी कैसी होती हैं, एक तो ये प्राइमरली मराइन होती हैं। देन इनका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, मतलब साइज में काफ़ी वेरिएशन होता है। अगर ये फिलामेंटस हैं तो एक्टोकार्पस होंगी, ठीक है। और कोई कोई बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड और बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी हो सकती हैं कि 100 मीटर्स बड़ी हो सकती हैं, और उनको कहते हैं केल्प। तो ये देखो केल्प के बाद ये केल्प रही, ठीक है। अब इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट सबके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, ठीक है, ये इनके पिगमेंट्स हैं। फिर इनका जो मेन कलर आ रहा है ना, वो जेंथोफिल के कारण आ रहा है। अगर जेंथोफिल ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा ग्रीन होंगी, ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी। और अगर थोड़ा जेंथोफिल कम है तो ये लाइट ग्रीन टाइप्स होंगी, ठीक है। और इनमें जेंथोफिल कौन सा प्रेजेंट है, तो इनमें जेंथोफिल फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है, ये भी याद रखना। जेंथोफिल के काफ़ी टाइप होते हैं, तो इसमें जो टाइप प्रेजेंट है वो है फ्यूकोजेंथीन। अब देखो इनमें जो फूड स्टोर होता है ना, वो किसके फॉर्म में होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। और उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो ये देखो ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और उनका नाम है लेमिनेरिन और मैनिटोल। देन एल्गिन के बारे में मैंने आपको बताया था
कि क्या होता है, ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल वॉल के बाद में एक जेलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जेलेटिनस कोटिंग, उसको हम लोग एल्गिन बोलते हैं, और ये कमर्शियली एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर देखो इसमें अब क्या होगा। अब इसमें क्या है कि ये जो है थोड़ा एडवांस्ड बनने की कोशिश में थे कि मतलब हम सबसे अलग बनेंगे, हम हटके बनेंगे। तो इन्होंने जो अपने थैलस है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है कि इन्होंने क्या किया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसे हमने फ्रॉन्ड बोला। ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसे हमने स्टाइप बोला। ठीक है, और एक होल्ड फास्ट डेवलप किया जो कि सबस्ट्रेटम से, मतलब जो भी सरफेस है उससे पकड़ के रखने के लिए था। मतलब ये मान रूट लाइक ही मान लो, जैसे ये मान लो इनका होल्ड फास्ट है, देन ये स्टाइप है, एंड देन ये कुछ ऐसा इन्होंने लीफ लाइक फ्रॉन्ड डेवलप किया। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया। देन इनमें भी वही रिप्रोडक्शन का वही सीन है, बट अब ये देखो इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि इनका जो एसेक्सुअल स्पोर है यानी जू स्पोर, उसमें क्या होगा, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। मतलब याद रखना नंबर, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये रहा, बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर होगा इनका, और पियर शेप्ड होगा, मतलब नाशपाती के शेप का होगा, इस टाइप से होगा। ऐसा दो फ्लैजिला है और ये पियर शेप्ड है। ठीक है, और ठीक है, और जो इनके फ्लैजिला है वो अनइक्वल होंगे साइज में, ये अनइक्वल होंगे। ठीक है, और लेटरली अरे अटैच्ड होंगे, यानी इस टाइप से होंगे, रुको बताती हूँ। ये ऐसा है ना जूस्पोर, तो ये ऐसे कुछ अटैच्ड होंगे लेटरल साइज में, लेटरल साइड में। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ऊगेमस तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकती है। मतलब कोई भी हो सकती है, अलग अलग में अलग अलग हो जाएगी। जैसे कोई और ब्राउन एल्गी है तो उसमें आइसोगेमस हुआ, किसी और में एनाइसोगेमस। ठीक है, इस टाइप से। देन इसमें क्या है, जो इनके गैमीट होंगे, मतलब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के जो गैमीट होंगे वो भी पायरी फॉर्म होंगे, यानी पियर शेप्ड होंगे, और उनमें भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और वो भी लेटरली अटैच्ड दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। यानी आप अगर जूस्पोर के बारे में याद कर लेते हो तो सेम वही जूस्पोर जैसा ही इनके गैमीट भी होंगे। ठीक है, ऐसा ही रेड एल्गी में भी आएगा, उसके स्पोर की ही तरह उसके गैमीट्स भी होंगे। अब इसके एग्जांपल हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गोसम एंड फ्यूकस। इसकी भी ट्रिक मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके देख लेना। अब देखो रेड एल्गी, रेड एल्गी क्यों इसको कहा गया, क्योंकि इसमें एक जो पिगमेंट है आर फाइकोइरिथ्रिन, वो बहुत डोमिनेंट है, मतलब वो ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कलर रेड आ रहा है फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। ठीक है, अब ये मेजरली एक मेराइन एल्गी है। मतलब क्या है कि ये डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी रह सकती है, समंदर के अंदर बहुत गहराई में, और ऊपर बॉटम में भी रह सकती है। ठीक है, अब इसका जो फूड स्टोर्ड होगा ना वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ना ये सिमिलर होते हैं अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। अब ग्लाइकोजन क्या है, हमारा स्टोर्ड फूड, मतलब एनिमल्स का स्टोर्ड फूड। ठीक है, तो देखो इनका स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है, और जो कि वो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। फिर जो रेड एल्गी होती हैं ये भी वही, इनका जो एसेक्सुअल स्पोर है वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, और ऐसे ही इनका सेक्सुअल स्पोर भी, सेक्सुअल गैमीट या स्पोर भी नॉन मोटाइल होगा। देन देखो ये टेबल है, तो ये टेबल में वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये इस टेबल में जो एक्स्ट्रा नॉलेज, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये चीज़ें हैं, ये कि इसमें नंबर दिए हुए हैं, तो वो ये एज इट इज़ याद रखना, एज इट इज़ जितना जो लिखा है एज इट इज़ याद रखना। देन एक ये इंफॉर्मेशन एडिशनल दी हुई है सेल वॉल के बारे में, जो कि पैराग्राफ में नहीं दी थी। ठीक है, तो रेड एल्गी की सेल वॉल किसकी होगी,
सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की, ठीक है। देन देखो, तो ये डायग्राम दिए हुए हैं, ये देखो, ये आपको दिख रही है फुटबॉल लाइक, ये कॉलोनी बनी हुई है, बहुत सारे देख लो, बहुत सारे जुड़ जुड़ के, ये देखो बहुत सारे यूनिट्स हैं, ये बहुत सारे जुड़ जुड़ के, ये देखो, ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, मिल मिल करके और एक पूरी बड़ी सी फुटबॉल बना रहे हैं। तो ये वॉल्वोक्स है, कॉलोनियल है ये, ठीक है। फिर ये देखो, ये आता है अलेथ्रिक्स, ये रहा। तो अलेथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस थे, ये देखो फिलामेंट के फॉर्म में दिख रहा है। फिर ये ब्राउन एल्गी है, ये लेमिनेरिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये लेमिनेरिया है। देन ये फ्यूकस है, ये फ्यूकस है, और ये होगा डिक्टियोटा, ठीक है। तो ये है लेमिनेरिन, ये फ्यूकस, ये डिक्टियोटा, देन ये पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा एंड देन ये पॉलीसिफोनिया। तो कुल मिला के ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, और ऊपर वाला ग्रीन एल्गी था। अब ये जो रेड एल्गी होगी उसमें मोस्टली ऊ, मतलब ये ऊगैमस होगी, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी इसमें प्रेजेंट होगा, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मीन्स यहाँ से अब धीरे धीरे सीड हैबिट की शुरुआत होने वाली है आगे, ठीक है। बाकी के दो एल्गी में ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं था। देन क्या होता है, इनका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जलेडियम, ठीक है। जलेडियम और ग्लेसिलेरिया से हमें अगार अगार भी मिल रहा था, याद रखना। देन आते हैं हम ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स क्या हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं, एक तो मॉसेस एंड देन लीवरवॉर्ट, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइट्स हैं क्या, ये ना बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे थैलॉइड ही होते हैं ये भी, लेकिन थोड़ा सा इनका थैलस मॉडिफाइड रहता है और इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा थैलॉइड ही है, ठीक। देन अभी आते हैं हम, देन देखो ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये तो रहते सॉइल में है, बट इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इनका गैमीट होता है, मेल गैमीट, वो वाटर से ही तैर करके जाता है फीमेल गैमीट के पास। देन इन ये यूजुअली किसमें, ह्यूमिड यानी कि गर्म सी जगह, गर्म मॉइस्चर वाली जगह, शेडी छाया वाली जगह में रहते हैं। देन इनकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो सक्सेशन में इनकी इम्पोर्टेंस है। इकोलॉजी में सक्सेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगी, अभी समझ लो कि सक्सेशन में इनकी इम्पोर्टेंस है। देन क्या होता है कि ये क्या, इनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग राइजोइड बोलते हैं। अब ये राइजोइड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इनमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट ये सब प्रेजेंट नहीं होगी। फिर इनकी जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर बार एग्जाम में आता ही है, कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो गैमिटोफाइट होती है, यानी गैमीट प्रोड्यूस करती है, और इसीलिए ये बॉडी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, गैमिटोफाइट है और हैप्लॉइड है। फिर और सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब सेक्स गैमीट्स ऑर्गन्स ये सब प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देन इनके जो सेक्स और मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथेरिडियम बोलते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। तो एंथेरिडियम क्या है, सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, और एंथेरोजॉइड क्या है, वो मेल गैमीट है। और एंथेरोजॉइड कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड है, यानी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। देन आते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है एक फ्लास्क शेप का होता है, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इनका जो फीमेल गैमीट है वो एग है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, एग और एंथेरोजॉइड दोनों मिल करके और जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जाइगोट क्या होता है, तुरंत ही मियोसिस नहीं करता है। अब ये मियोसिस क्यों करेगा, जाइगोट में माइटोसिस होना चाहिए ना, लेकिन माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस होता है। क्यों, क्योंकि इनको हैप्लॉइड बॉडी बनानी है, और हैप्लॉइड बॉडी कैसे बनेगी, जब जाइगोट में मियोसिस होगा, क्योंकि जाइगोट 2n है, 2n में जब हम मियोसिस करवाएंगे तब वो जा करके n बनेगा, ठीक है, हैप्लॉइड बनेगा, और फिर हैप्लॉइड इनका गैमिटोफाइट दोबारा से जर्मिनेट हो जाएगा।
देन ये जाइगोट फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में। अब सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट ब्रायोफाइट्स में ही आया था, थैलोफाइटा यानी एल्गी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इनको ये एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, देन एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट में डेवलप होते हैं, एंड देन इनका स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, ठीक है। और ये स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है और गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड वगैरह के लिए। स्फेग्नम का एग्जांपल दिया हुआ है। स्फेग्नम क्या है, एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करता है। अब ये पीट क्या है, इस पीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसके कारण कि कोई भी जो लिविंग मटेरियल होता है ना, वो हम इस पे पैक करके और कहीं पे भी शिपमेंट कर सकते हैं उसका। तो क्या होगा कि ये बहुत देर तक मॉइस्चर बनाए रखेगा उस लिविंग मटेरियल में। देन सक्सेशन में काम आता है, लाइकेंस के साथ सक्सेशन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आप अभी अभी इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। देन इसमें क्या है कि मॉस जो होते हैं ना, बिल्कुल आप देखोगे अगर कभी, तो ये बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं और पूरे जगह ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कारपेट बिछी हुई है ग्रीन कलर की। तो ये ना बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं और सॉइल को का इरोजन, मतलब बहने से रोकते हैं सॉइल को। ये देखो, ये एंथेरोजॉइड है, इसकी प्लॉइडी एन होगी क्योंकि ये गैमीट है, एग की भी प्लॉइडी एन है। ये एग और एंथ्रोजॉइड ने मिलकर जाइगोट बनाया जो कि 2n होगा, ठीक है। अब जाइगोट तुरंत ही मियोसिस नहीं करेगा, पहले ये माइटोसिस करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो की भी प्लॉइडी 2n होगी। देन फिर इस एम्ब्रियो में फर्दर फिर से मियोसिस माइटोसिस होगा और ये माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। ये स्पोरोफाइट भी 2n होगा। देन इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और ये मियोसिस करके सेक्सुअल स्पोर बनाएगा। अब सेक्सुअल स्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। क्यों होगी n, क्योंकि मियोसिस हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सेक्सुअल स्पोर आ अब देखो, ये जो सेक्सुअल स्पोर है ना, ये दो तरीके से इनकी जर्नी आगे बढ़ सकती है। फर्स्ट जर्नी जो है वो मॉस के केस में है। तो मॉस में क्या होगा कि ये सेक्सुअल स्पोर जाएंगे सॉइल में और सॉइल में जा करके जर्मिनेट करेंगे और एक प्रोटोनेमा बनाएंगे। ये प्रोटोनेमा क्या करेगा, ये प्रोटोनेमा लेटरल बर्ड्स डेवलप करेगा, जिसको हम लोग मतलब ब्रांचेस डेवलप करेगा, उन ब्रांचेस में बड डेवलप करेगा। फिर इस बड अब ये जब ये बड जो है ना सॉइल में मिलेगी, तो ये सॉइल में जा करके और जर्मिनेट कर जाएगी और नया प्लांट बनाएगी, मतलब नया गैमेटोफाइट बना देगी। अब दूसरा जो जर्नी आती है सेक्सुअल स्पोर की, वो आती है यहाँ पे लीवर वॉर्ट में। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ये सेक्सुअल स्पोर सॉइल में जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं और इनका गैमेटोफाइट बन जाता है। तो चलो अब हम लोग जल्दी से लीवर वॉर्ट पढ़ लेते हैं। लीवर वॉर्ट क्या है, ब्रायोफाइट का एक, अब देखो ब्रायोफाइट दो पार्ट में डिवाइडेड थे, लीवर वॉर्ट्स और मॉसेस, ठीक है। अब इन लीवर वॉर्ट्स को ना हम लोग हिपैटिकोप्सिडा भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिपैटो जो है ना, लीवर लीवर यानी हिपैटो, इसीलिए इनको हिपैटोकॉप्सिडा भी बोलते हैं। देन क्या होता है, इनका एग्जांपल है मर्केंटिया, और ये जो होगा वो डॉर्सी वेंट्रल होगा, ठीक है। इसकी थैलस डॉर्सी वेंट्रल होगी। देन इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, या फिर गैमा के फॉर्मेशन से होगा। अभी ये गैमा क्या है, ये एक एसेक्सुअल बड है, ठीक है। एसेक्सुअल बड है जो कि गैमा कप के अंदर प्रोड्यूस होगी। अब ये मल्टी सेलुलर है और ग्रीन है, यानी मल्टी सेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल बड है जो कि डेवलप होगी किसमें, गैमा कप के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो, ये है मर्केंटिया का डायग्राम, ये उसकी थैलस है, ठीक है। फिर ये इसमें आर्किगोनियोफोर है, यानी कि इसके अंदर ये यहाँ पे इसका गैमीट वगैरह ऑर्गन वगैरह सिचुएटेड होगा। एंड देन ये जो है ये गैमा कप है। अब इस गैमा कप के अंदर गैमा होगा और ये जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हमने राइजोइड बोला था, ठीक है। देन लोग मॉस पढ़ते हैं। तो मॉस क्या है,
मॉस की जो गैमेटोफाइट की स्टेज है वो दो तरह से डिफाइंड होती है। एक तो प्रोटोनेमा स्टेज जो अभी हमने देखी थी, और दूसरी है इनकी गैमेटोफाइट की, मतलब दूसरी स्टेज है इनकी लीफी स्टेज, जो कि क्या करेगी, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मतलब मेन स्टेज यही लीफी स्टेज ही है। प्रोटोनेमा तो एक बस बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, और फिर इस प्रोटोनेमा में बड डेवलप होती हैं और इन बड से फिर नया लीफी स्टेज बनता है। देन क्या है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों से ही इसमें न्यू प्लांट बन सकता है। ठीक है, देन जो इसका जाइगोट है वो भी एक स्पोरोफाइट में डेवलप होगी। इसकी स्पोरोफाइट में भी फूट सेटा और कैप्सूल्स होंगी, बट इसका जो स्पोरोफाइट है ना वो मर्केंटिया मतलब लीवर वर्ड के स्पोरोफाइट से थोड़ा इलेबोरेट होगा। ठीक, फिर इसमें इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने अपने स्पोर के डिस्पर्शन के लिए ना कोई मैकेनिज्म तैयार करके रखा हुआ है। वो इसमें लिखा हुआ है, इलेटर बोलते हैं वैसे उसे, बट इसमें गिवन नहीं है। तो बस इतना याद रखो कि हाँ, इन्होंने अपने स्पोर के डिस्पर्सल के लिए कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म तैयार करके रखे हुए हैं, और इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड फैगनम। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।